हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई MMPS। ये माई MMPS क्या है? मुराद मेमोरियल पब्लिक स्कूल फरीद चौक परसा बाज़ार यानी परसा बाज़ार पे जो कन्वेंट है उस कन्वेंट का एक यूट्यूब चैनल है माई MMPS। अगर यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप बिना स्पेस दिए हुए माई MMPS लिखेंगे तो ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो इस चैनल पे हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। इसमें ऑल सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा, जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए और झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला वीडियो और इसको लेते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है 10th क्लास के लिए वो है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम शुरू करते हैं इसके नाम से ही, प्रकाश से। समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो ये चीज़ तो सब आदमी जानता है कि प्रकाश अगर हो तो किसी भी चीज़ को हम देख पाएंगे और अगर प्रकाश ना हो तो किसी भी चीज़ को हम देख नहीं पाएंगे। जैसे रात के अंधेरे में हम कुछ देख नहीं पाते हैं। वजह क्या है भाई उसकी? क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह चीज़ है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर विज्ञान की भाषा में कहना हो, उसकी परिभाषा देनी हो तो हम इस प्रकार कहेंगे कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये तो हो गई उसकी परिभाषा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है। वो किस तरह भाई? तो जब हम लालटेन जलाते हैं तो लैंप हो, लालटेन हो या चिराग हो, उसमें हम क्या डालते हैं? मिट्टी तेल डालते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश प्राप्त किया जाता है। और अगर बल्ब की बात करें, बिजली वाला जो बल्ब होता है वो, या टॉर्च जब हम जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे विद्युत ऊर्जा से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। चलिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश के स्रोत। तो स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है जरिया। इसको यूँ समझिए कि किसी भी काम के होने का कोई ना कोई जरिया होता है। जैसे इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है तो ये किस चीज़ से लिखा हुआ है? तो भाई ये मार्कर से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लिखने का जो ज़रिया है तो वो क्या है भाई? वो मार्कर है। इस मार्कर से हमने लिखा इसलिए मार्कर इसको लिखने का ज़रिया हो गया। उसी प्रकार प्रकाश निकलने का यानी प्रकाश प्राप्त होने का कोई ना कोई ज़रिया होगा, कोई ना कोई वस्तु होगी जिससे हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश के स्रोत की अगर परिभाषा देनी हो तो हम इस प्रकार कहेंगे कि जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उन वस्तुओं को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कि सूर्य से हमको प्रकाश प्राप्त होता है, यानी सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है। तारों से भी प्रकाश उत्सर्जित होता है। इतनी दूर अगर हम न जाएं तो करीब देखें तो जलती हुई मोमबत्ती से भी हमको प्रकाश प्राप्त होता है, यानी जलती हुई मोमबत्ती से भी प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ टार्च, जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत का उदाहरण है, या ये कह सकते हैं कि ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग कि किसी भी चीज़ को बांटने का कोई ना कोई आधार होता है। जैसे किसी आदमी ने बांटा 10 से लेकर 20 साल तक का इंसान, 20 से लेकर 30 साल तक का इंसान, 30 से लेकर 40 साल तक का इंसान। तो ये किस आधार पर बांटा? तो ये उम्र के आधार पर बांटा। उसी प्रकार प्रकाश के जो स्रोत है यानी प्रकाश निकलने या न निकलने के आधार पर हम लोग वस्तु को बांट सकते हैं। तो भाई कितने भागों में बांट सकते हैं? तो वो तो हम लोग खुद अपना दिमाग लगा सकते हैं। एक भाग ऐसा हो सकता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है और एक भाग ऐसा हो सकता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो लोगों ने वही सोचा और वही किया कि प्रकाश के स्रोत के आधार पे अर्थात प्रकाश निकलने और न निकलने के आधार पर वस्तु को 2 भागों में बांट दिया और एक भाग का नाम रख दिया प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु और दूसरे भाग का नाम रख दिया अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु। तो अब हम लोग समझते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं।
तो प्रकाश के स्रोत जितने भी है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रकाश के स्रोत, तो प्रकाश के स्रोत जितने भी हैं वो सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसकी परिभाषा किस तरह से देंगे कि जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उन वस्तुओं को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ टार्च, जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या हो गए, प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण हो गया। और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उन वस्तुओं को अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। तो उसका उदाहरण हम क्या दे सकते हैं, उसका उदाहरण देख लीजिए, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, या इंसान है, टेबल है, कुर्सी है, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो उन्हीं वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का नाम उदाहरण में हम दे देंगे। अब समझते हैं हम लोग क्या, प्रकाश की किरण को। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि प्रकाश जो है वो चलता है। तो प्रकाश चलता है, जैसे अगर यहाँ पे हम टार्च जला रहे हैं, तो टार्च जला रहे हैं तो रोशनी यहाँ है ना भाई, तो यहाँ, लेकिन हमको वहाँ भी रोशनी दिखलाई देती है, वहाँ भी प्रकाश नज़र आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जला हम यहाँ रहे हैं और प्रकाश चलकर वहाँ जा रहा है। प्रकाश दो तरह से चलता है, एक सरल रेखा में चलता है, दूसरा वक्र रेखा में भी चलता है। तो यहाँ 10th क्लास में जो हम लोगों को पढ़ना है वो सरल रेखा में पढ़ना है, और 10th के बाद यानी 12th क्लास में जाएंगे, 11-12 में जाएंगे तो वहाँ पे हमको वक्र रेखा में पढ़ना है। फिलहाल हमको यहाँ सरल रेखा में ही पढ़ना है। तो प्रकाश की किरण किसको कहेंगे, तो प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उस सरल रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। परिभाषा देना हो या कुछ लिखना हो तो अपनी ज़ुबान यानी अपनी भाषा में हम लिखेंगे, तो अगर कॉपी जो चेक करेंगे उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा और इस तरह वो ज़्यादा नंबर देंगे हमको। इसलिए कोई भी चीज़ लिखना हो तो अपनी भाषा में लिखें, किताब की भाषा में ना लिखें। तो प्रकाश की किरण आप लोगों ने समझ लिया। तो अब देखिए प्रकाश की किरण को दर्शाएंगे कैसे, कैसे लिखेंगे उसको। तो यहाँ एक मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती है, इससे क्या होता है कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो इसको दर्शाएंगे कैसे भाई कि प्रकाश की किरण कौन सी है, तो ये देखिए, ये जो तीर का निशान बना हुआ है इसको किरण आरेख भी बोलते हैं। ये जो तीर का निशान बना हुआ है, किरण आरेख बना हुआ है, इसी तरह से हम प्रकाश की किरण को दर्शाते हैं। यही हमारा प्रकाश की किरण है। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसको कहते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे धूल कण हैं। तो प्रकाश जब उस धूल कण पर पड़ता है, प्रकाश जब उस छोटे छोटे धूल कणों पर पड़ता है तो वो प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और उसके बाद अवशोषित करने के बाद फिर उस ऊर्जा को छोड़ता है, यानी बिखेर देता है, चारों तरफ बिखेर देता है। तो इसी प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं किरण पुंज के बारे में। किरण तो जान लिया हम लोगों ने, और पुंज क्या होता है ये समझते। पहले ये जानेंगे हम लोग कि पुंज होता क्या है। पुंज का मतलब होता है इकट्ठा करना। पुंज का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे अपने इलाके में होता क्या है, धान की जो खेती होती है, चाहे जहाँ भी धान की जो खेती होती है, तो लोग काट के उसका बोझा बांधते हैं। तो जो बोझा बांधे हम, वही पुंज है हमारा। तो धान का बोझा अगर बांधे तो वो धान का पुंज हो गया। उसी तरह से अगर प्रकाश की किरणों को हम एक जगह इकट्ठा कर लें तो वो प्रकाश की किरण का पुंज कहलाएगा, या प्रकाशीय पुंज कहलाएगा वो, या किरण पुंज कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार देंगे, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत आसान है, इजी है। अब देखिए किरण पुंज हम लोगों ने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। अब कौन कौन से उसके प्रकार हैं वो हम लोग अलग अलग समझेंगे। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण पुंज तो हम लोगों ने जान लिया कि किरण पुंज किसे कहते हैं। अब अपसारी क्या मतलब समझते हैं। किसी भी वर्ड का अगर आप पोस्टमार्टम कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ड कहना क्या चाह रहा है, उस शब्द का क्या मतलब निकलता है। तो अपसारी के बारे में हम जानते हैं। अपसारी का मतलब होता है फैल जाना।
तो इससे यह पता चला कि इसमें ऐसा हो सकता है इस किरण पुंज में कि प्रकाश की किरण फैल जाती हो। तो वही होता है, क्या होता है, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए, वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देखिए, आप लोगों को पता लग रहा होगा कि यहाँ एक बिंदु से प्रकाश निकल रही है और ये इस तरफ इस दिशा में फैलती चली जा रही है। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो जलता हुआ टार्च जो है, तो टार्च इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब हम टार्च जलाते हैं तो होता क्या है कि एक बिंदु से प्रकाश निकलता है, एक बिंदु से प्रकाश निकलता है और वो फैलता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टार्च जो है ये अपसारी किरण पुंज का एक उदाहरण है। यहाँ हम लिख देते हैं टार्च। टार्च जो है ये अपसारी किरण पुंज का एक उदाहरण हुआ। चलिए दूसरा समझते हैं हम लोग, समांतर किरण पुंज। तो जैसा कि इसका नाम है समांतर किरण पुंज, नाम से ही पता चलता है कि कुछ न कुछ समांतर वाली बात होगी उसमें। तो ऐसा किरण पुंज जिसकी प्रत्येक किरणें, ऐसा किरण पुंज जिसकी प्रत्येक किरणें एक दूसरे के समांतर हो, वैसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज का उदाहरण क्या हो सकता है, तो लेज़र लाइट। लेज़र लाइट में होता क्या है, जब लेज़र लाइट हम यहाँ जलाते हैं तो जितना मोटा प्रकाश यहाँ होता है उतना ही मोटा प्रकाश हर जगह होता है। चाहे आप दीवार पे दिखला लीजिए तो दीवार पे जो वो बिंदु पॉइंट होगा तो वो उतना ही मोटा होगा जितना मोटा यहाँ होगा। इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब यह निकला कि ये जो प्रकाश की का किरण पुंज है, इस किरण पुंज की प्रत्येक किरणें एक दूसरे के समांतर है। अगर समांतर नहीं होता तो टॉर्च वाला हाल हो जाता, फैलती हुई चली जाती प्रकाश की किरणें। तो लेज़र लाइट जो है वो समांतर किरण पुंज का एक उदाहरण है। लेज़र लाइट, लेज़र लाइट ये समांतर किरण पुंज का उदाहरण हो गया। चलिए अब समझते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, तो अभिसारी का मतलब होता है एक जगह या एक बिंदु पर एकत्र कर देना। किसी एक बिंदु पर लाकर एकत्र कर देना ही अभिसारी कहलाता है, यानी अभिसरित, एक बिंदु पर लाकर एकत्र कर देना। तो इस अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर एकत्र हों, वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होगा समझ लेते हैं। पहले एक औजार बक्स में एक टूल आता था जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं या मैग्नीफायर कहते हैं, छोटी चीज़ को मतलब बड़ा करके देखने के लिए। उसको जब धूप में इस तरह से रखते हैं तो होता क्या है कि ऊपर से प्रकाश की बहुत सारी किरणें आती हैं, लेकिन इस मैग्नीफाइंग ग्लास का गुण होता है, इसमें क्या गुण होता है कि वो सारी किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर लाकर एकत्र कर देता है, और जिस बिंदु पर लाकर एकत्र करेगा वो बिंदु बहुत ज़्यादा चमकने लगती है। और अगर कागज़ हो तो वो कागज़ जल जाता है। तो कागज़ का जलना ये एक अलग मैटर है, लेकिन वो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं एक वो वाला टूल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये टूल है, यहाँ पे प्रकाश की किरण, सूर्य की किरणें आ रही हैं, ऊपर से प्रकाश की किरणें इस तरह आ रही हैं, और इस टूल की एक खासियत ये होती है कि किरणों को मोड़कर यह एक बिंदु पर लाकर एकत्र कर देता है। यहाँ इस तरह से यानी प्रकाश की किरणों को मोड़कर इस बिंदु पर लाकर एकत्र कर दिया। तो यहाँ से नीचे का जो किरण पुंज है, यहाँ से नीचे वाला जो किरण पुंज है, यही अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। आप लोग इसको कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरह से, पावर वाला जो चश्मा होता है उसका शीशा ले लीजिए और उसको यूँ पकड़िए, हाथ से नहीं बल्कि किसी चीज़ से पकड़िए, चिमटा वगैरह से पकड़ के, और उसको सूर्य के प्रकाश के सामने रखिए, नीचे कागज़ रखिए। तो कागज़ पे आपको एक बिंदु बहुत ज़्यादा चमक दिखलाई देगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश, अर्थात ये कि वो किरणों को मोड़कर उस बिंदु पर लाकर एकत्र कर देता है। थोड़ी देर में वो कागज़ जल जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है किरणों के पार होने के आधार पर पदार्थों के प्रकार या वस्तुओं के प्रकार भी कह सकते हैं।
तो थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को कि किरणों के पार होने के आधार पर अपना दिमाग भी लगा सकते हैं कि एक पदार्थ ऐसा हो सकता है जिससे प्रकाश की किरण पार हो जाए, एक पदार्थ ऐसा हो सकता है जिससे प्रकाश की किरण पार न हो सके, एक पदार्थ ऐसा भी हो सकता है जिससे प्रकाश की कुछ किरण पार हो जाए और कुछ किरण पार न हो सके। तो उसी आधार पे लोगों ने ऐसा ही सोचा और किरणों के पार होने के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया। एक पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। तो चलिए हम लोग अलग अलग बारी बारी समझते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार हो जाएं, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, कांच, प्लास्टिक। तो पानी से भी प्रकाश की किरणें पार हो जाती है, कांच से भी प्रकाश की किरणें पार हो जाती है और सादा प्लास्टिक से भी प्रकाश की किरणें पार हो जाती हैं। तो पारदर्शी को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके। पार का मतलब होता है पार, दर्शी मतलब होता है देखना। तो ऐसा पदार्थ जिसके आर पार हम देख पाएँ, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इस तरह से भी हम परिभाषा दे सकते हैं। चलिए अगला जो है पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ क्या भाई? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की कुछ किरणें पार हो सके और कुछ किरणें पार न हो सके। तो उसकी परिभाषा अगर देनी हो तो किस प्रकार देंगे? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूरी तरह पार न हो पाएँ। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूरी तरह पार न हो सके, वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे शहद, तेल लगा कागज़, आँखों की पलकें। शहद से भी होकर प्रकाश की किरणें पूरी तरह पार नहीं हो पाती हैं और तेल लगा जो कागज़ होता है, कागज़ असल होता है अपारदर्शी, मतलब जिससे होकर हम देख नहीं पा सकते या प्रकाश की किरणें उससे होकर पार नहीं हो सकती। लेकिन जब कागज़ में हम तेल लगा देते हैं तो वो हो जाता है पारभासी, मतलब उससे प्रकाश की कुछ किरणें पार हो पाएंगी और कुछ किरणें पार नहीं हो पाएंगी। और ये जो हमारी आँखों की पलकें हैं ये भी जो है ये पारभासी है। ये कैसे, इसको समझते हैं। जब रात में हम लेटे हुए हैं लेकिन जगे हुए हैं और हमारी आंखें इस तरह बंद हैं और किसी ने बल्ब को बंद किया और खटके की आवाज़ हमारी कानों तक अगर न पहुंची, फिर भी हमको पता चल जाता है कि प्रकाश चला गया, मतलब लाइट चली गई है। उसी प्रकार अगर हम सोए हुए हैं और कमरे में प्रकाश नहीं है, सोने का मतलब कि जगे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आंख बंद करके लेटे हुए हैं और कमरे में अंधेरा है, किसी ने बल्ब के बटन को ऑन किया और उसके खट की आवाज़ हमारे कानों तक न भी पहुँचे, फिर भी हमको पता लग जाता है कि कमरे में प्रकाश आ गया, यानी कि बल्ब जल गया। इससे यह पता चलता है कि हमारी पलकें जो है वो पारभासी हैं। और उसके बाद तीसरा है अपारदर्शी, यानी कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार न हो पाएँ। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार न हो पाएँ, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे उसका अगर उदाहरण देना हो तो बहुत सारा ऐसा पदार्थ है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं होती हैं। जैसे आपके सामने है ये बोर्ड है, उसके बाद इंसान है और धरती कह लें, टेबल है, कुर्सी है, पेड़ है, पौधे हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती हैं। तो उन वस्तुओं में से कुछ वस्तु का हम उदाहरण दे देंगे जो अपारदर्शी हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। हम लोगों ने अब तक प्रकाश को इस हद तक जान लिया कि अब इसका जो परावर्तन होता है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। चैप्टर का पूरा नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो पहले भाग में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में जाना, अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन का मतलब होता है टकराकर लौट जाना, टकराकर लौट जाना या टकराकर लौट आना। जैसे
अगर बॉल को अगर हम दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है कि बॉल टकराकर वापस आ जाता है। जब गेंद टकराकर वापस लौट आए तो उसको गेंद का परावर्तन कहते हैं। उसी प्रकार प्रकाश अगर टकराकर वापस लौट आए तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन है उसकी परिभाषा अगर देनी हो हमको तो हम किस तरह से देंगे। एक चीज़ उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश लौटता कैसे है भाई, टकराकर कैसे लौटता है। तो परावर्तक सतह से प्रकाश पर टकराकर लौटता है, यानी प्रकाश की किरणें जो हैं वो परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार देंगे कि प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम को जानने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमको कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। किस चीज़ों के बारे में भाई? तो परावर्तक सतह, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इतने चीज़ों का जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा हम परावर्तन के नियम को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ एक देखिए डायग्राम बना हुआ है। ये जो है यह एक दर्पण है। क्या दर्पण किसको कहते हैं भाई? तो कांच के एक भाग को अगर रजतित कर दिया जाए, मतलब रंग दिया जाए, तो उसको हम दर्पण कहते हैं। और दर्पण का जो जिस भाग को हम नहीं रंगते हैं वही सतह जो होती है वो परावर्तक सतह होती है। तो यहाँ देखिए यह एक कांच का टुकड़ा है जिसके एक भाग को रजतित कर दिया गया, मतलब रंग दिया गया। तो रंगे हुए भाग को कैसे दिखलाएं भाई? तो इस तरह करके हमने दिखला दिया कि ये रंगा हुआ भाग है। तो परावर्तक सतह अब किसको कहेंगे वो जान लेते हैं पहले। तो जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराकर लौट जाए, जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट जाए, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो यहाँ पे जो है परावर्तक सतह कौन सा हुआ भाई? एक तरफ तो हमने रंग दिया है, तो रंगे हुए साइड से अगर प्रकाश डालेंगे तो वो उसका परावर्तन नहीं होगा, वो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन जिस साइड को हमने नहीं रंगा है तो इस साइड पे अगर प्रकाश की किरण डालेंगे तो ये लौट कर चला जाएगा। तो इसलिए ये जो साइड है, ऊपर वाला साइड है, ये हो गया परावर्तक सतह। ये जो है ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। दूसरा पॉइंट है हमारा आपतित किरण। तो आपतित किरण किसको कहते हैं? तो देखिए ये परावर्तक सतह है। इस सतह पर एक किरण यहाँ खड़ी हुई है, मतलब एक किरण जो है ये प्रकाश की एक किरण है, यह कहीं से आकर परावर्तक सतह पर पड़ती है। तो लोगों ने इसका नाम दे दिया, इसका नाम रख दिया आपतित किरण। तो इसी किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? तो परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को, परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये जो किरण है ये क्या है? ये आकर परावर्तक सतह पर पड़ रही है। जब ये आकर पड़ी तो लोग इसका नाम दे दिया आपतित किरण। तो आपतित किरण आप समझ लिए। अब देखिए एक चीज़ कि परावर्तक सतह पर करोड़ों बिंदु है, परावर्तक सतह पर करोड़ों बिंदु है, लेकिन आपतित किरण जो है वो आकर किसी एक बिंदु पर पड़ी, इसलिए इस बिंदु को, ये एक बिंदु, ये खास बिंदु हो गया। तो इस बिंदु का नाम लोगों ने रख दिया आपतन बिंदु। इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। वही हमारा अगला टॉपिक है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। बिल्कुल इजी है, आसान है।
आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए अब आपतन बिंदु है, यह एक स्पेशल बिंदु है, तो लोगों ने दिमाग लगाया और इस आपतन बिंदु पर एक लंब डाला। तो ये देखिए मैंने ये एक लंब डाला हुआ है, डॉट डॉट करके एक लंब डाला हुआ है। ये जो लंब डाला गया ये ख़ास बिंदु पर डाला गया, इसलिए यह लंब एक ख़ास लंब हो गया। इसलिए इस लंब का नाम लोगों ने अभिलंब रख दिया। अभिलंब। तो अभिलंब किसको कहेंगे? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। इजी है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि परावर्तक सतह पर जब प्रकाश की किरण आकर पड़ती है तो वो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आ रही होती है। तो यहाँ पे यह आपतित किरण है, तो ये आकर परावर्तक सतह पर पड़ी तो होगा क्या? इसका परावर्तन होगा, इसका परावर्तन होगा और ये लौट जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से यह आ रही थी। मान लीजिए कि यह एक माध्यम है और इसी माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही थी, टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट गई। तो जब ये प्रकाश, इसका भी नाम लोगों ने रख दिया, इसका भी नाम रख दिया, इसका भी नाम रख दिया, अब इसका भी नाम रख दिया लोगों ने। जब टकरा कर लौट गई तो इसका नाम लोगों ने रख दिया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसे कहेंगे? परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद, परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को, परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया परावर्तित किरण, हम लोगों ने समझ लिया आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण और ये परावर्तक सतह भी समझ लिया। अब देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाइए भाई? कि ये जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच एक कोण बना हुआ है। कोण कैसे बनता है? इस तरह से कोण बनता है, यानी कि दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो इस तरह से कोण बनता है। तो यहाँ भी तो है, एक किरण ये है और एक ये जो अभिलंब डाला गया है, तो इस दोनों के बीच एक कोण बना, ये वाला कोण बना, ये वाला कोण देखिए। तो इस कोण का नाम लोगों ने रख दिया आपतन कोण। आपतन कोण। और इसको स्मॉल आई से निरूपित किया जाता है, इंग्लिश के स्मॉल आई से निरूपित किया जाता है। ये हो गया आपतन कोण। तो आपतन कोण कहाँ बना? देखिए इसकी परिभाषा आप लोग चाहें तो अपना दिमाग लगा के दे सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण है। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार देंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसको स्मॉल आई द्वारा निरूपित किया जाता है। अब लोगों ने देखा कि यहाँ एक कोण बना हुआ है, फिर लोगों ने देखा कि एक कोण यहाँ भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है भाई? तो एक कोण यहाँ भी बना हुआ है। तो ये क्या हुआ? ये भाई परावर्तित किरण से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम परावर्तन कोण रख दिया। परावर्तन कोण इसका नाम रख दिया, इस कोण का नाम परावर्तन कोण रख दिया और इसको स्मॉल आर द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार देंगे? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं और इसको स्मॉल आर से निरूपित किया जाता है। हम लोगों ने अब इतना चीज़ समझ लिया कि परावर्तन के नियम को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए लोगों ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया भाई? कि ये जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, ये सब एक ही समतल में है, एक ही समतल में है ये सब। तो लोगों ने इसको एक नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया भाई? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यही एक नियम बना दिया गया। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है।
ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है? फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई ये तो पहला नियम हो गया। पहला नियम हो गया। अब लोगों ने दिमाग लगाया, इसमें क्या दिमाग लगाया कि ये जो आपतन कोण है इसको नापा और परावर्तन कोण है इसको नापा। तो देखा क्या कि आपतन कोण जितना डिग्री का बना हुआ है परावर्तन कोण भी उतना ही डिग्री का बना हुआ है। इससे क्या मतलब निकला कि आपतन कोण बराबर हो गया परावर्तन कोण के। लोगों ने इसको दूसरा नियम बना दिया। तो दूसरा नियम जो अगर लिखेंगे हम, पहला नियम तो ये हो गया और दूसरा नियम जो है ये दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको लिख देंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कोण I इज इक्वल टू कोण R। यही दो नियम हो गए। एक नियम ये हो गया और दूसरा नियम ये हो गया। अब ये दोनों नियम जो है एक व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन के व्यू से ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कह सकते हैं कि यह VVI है। दोनों नियम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न ज़्यादा तो कम से कम 20 बार एग्जामिनेशन में पूछा होगा। और बस सिर्फ इतना लिख देना है, ये चीज़ लिख देना है और ये चीज़ लिख देना है। अगर आप इतना लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के सवाल में ये पूछा जाता है। और मज़े की बात यह है कि उसमें से 1 नंबर भी काटा नहीं जाएगा। अगला टॉपिक है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन। यानी कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़े तो उसका परावर्तन कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये एक समतल दर्पण है। हम जानते हैं कि समतल दर्पण किसको कहते हैं? कांच के टुकड़ा के एक भाग को अगर रंग दिया जाए तो वो समतल दर्पण हो जाता है। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली, मान लीजिए कि एक किरण यहाँ से आई और समतल दर्पण पर लंबवत पड़ी, तो वो कौन सी किरण हो जाएगी? वो हो जाएगी आपतित किरण। वो हो जाएगी आपतित किरण। और कैसे आ रही है भाई? तो ये लंबवत आ रही है। लंबवत का क्या मतलब हुआ कि ये दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाकर आ रही है। और ये हो गया आपका आपतन बिंदु हो गया ये। तो लंबवत पड़ने का मतलब हो गया कि दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाकर आ रही है। और अभिलंब जो है हमारा, अभिलंब ये भी तो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अभिलंब जो है ये भी दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब यहाँ आपतित किरण भी 90 डिग्री का कोण बना रही है और अभिलंब भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। किसके साथ? दर्पण के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, देखिए इसको यूं समझ लीजिए कि यहाँ पे एक कोण बना हुआ है, इस तरह से, और इस किरण को उठाकर थोड़ा नज़दीक लाया गया। किसके? इस किरण के नज़दीक लाया गया। तो हुआ क्या? ये वाला जो कोण बना, अब जो कोण बना ये पहले वाले कोण से छोटा हो गया। इसको थोड़ा सा और नज़दीक लाया गया। देखिए ये थोड़ा सा और नज़दीक लाया गया तो क्या हुआ कि ये जो कोण है ये थोड़ा और छोटा हो गया। अब एक स्थिति ऐसी आई कि इस किरण को उठाकर इसी किरण पर डाल दिया गया। इस किरण को उठाकर इस किरण पर डाल दिया गया। तो वहाँ पर क्या देखा गया कि कोण छोटा होते होते जब एक किरण को दूसरे किरण पर डाल दिया गया तो वहाँ पे जो कोण बना, उस दोनों किरणों के बीच का कोण जो बना वो बना 0 डिग्री। कहने का मतलब कि जब एक किरण दूसरे किरण पर हो तो उस दोनों किरणों के बीच का कोण जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो वही स्थिति हमारी यहाँ पे है। क्या है कि अभिलंब भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। किसके साथ? दर्पण के साथ। और आपतित किरण भी दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब है कि आपतित किरण और अभिलंब एक दूसरे पर है। तो आपतित किरण और अभिलंब जब एक दूसरे पर है तो उसके बीच का कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि परावर्तन कोण जो होगा, परावर्तन कोण यानी कि कोण I जो होगा, कोण I क्या हो जाएगा?
0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सॉरी, परावर्तन कोण नहीं, आपतन कोण। आपतन कोण जो है वो यहाँ पे 0 डिग्री का हो जाएगा। और हम जानते हैं क्या, इससे पहले अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। कहने का मतलब कि कोण I बराबर होता है कोण R के। इसलिए कोण R, जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो कोण ये परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब ये निकला कि अभिलंब और परावर्तित किरण जो है वो एक दूसरे पर ही है। कहने का मतलब कि अभिलंब और परावर्तित किरण एक दूसरे पर है। क्यों भाई? क्योंकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को ही हम परावर्तन कोण बोलते हैं, और परावर्तन कोण कितना है, 0 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिलंब और परावर्तित किरण जो है वो भी एक दूसरे के ऊपर है। जिस तरह से अभिलंब और आपतित किरण एक दूसरे के ऊपर था, उसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब ये भी एक दूसरे के ऊपर है। तो इतना समझने का मतलब क्या हुआ, इतना जब हम समझे तो क्या हमारे जहन में आती है बात, हम क्या समझते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है जिस पथ पर वो आ रही होती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।